Good morning, student. Myself Padhani Shrijahan from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 subject English lesson number 1 Exploring Symbols। यानी कि कुछ लोगों को हम उनके सिम्बॉल्स की वजह से पहचानते हैं। जाहिर सी बात है, यानी कि सिंबल उनको सिंबलाइज कर देते हैं। उनके लिए एक सिंबल यानी कि वो जो काम करते हैं उसकी वजह से हम उनको वो चीज़ बोलते हैं, जैसे कि तू तो बहुत शेर जैसा है, और यानी अलग अलग तरीके से सिंबलाइज उनको हम कर देते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो सिंबलाइज है ना। तो हम लेसन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. He is the poet who wrote India's national anthem, and he won the Nobel Prize in Literature in 1930. रविंद्रनाथ टैगोर, आप जानते ही हो रविंद्रनाथ टैगोर कौन है। उन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत लिखा है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कलकत्ता इन 1861, यानी कि 1861 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ। ही इज़ द पोएट, वो एक राइटर थे और उन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गीत लिखा, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। किस में मिला? इन लिटरेचर। 1913 में उन्हें लिटरेचर का एक नोबेल प्राइज़ भी मिला। यानी कि ये नोबेल प्राइज़ क्या है? सबसे पहले तो ये हर एक देश का एक ऐसा इनाम होता है, यानी कि नोबेल प्राइज़ होता है जो जब कोई इंसान बहुत ही अच्छा काम करता है अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ यानी नोबेल प्राइज़ मिलती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए मिला? लिटरेचर के लिए मिला था। Tagore started to write poetry when he was only 8 years old, and he published his first poem when he was only 16. अब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बहुत ही कम उम्र में यानी बहुत ही कम उम्र के थे, तभी से उन्होंने पोएट्री यानी शायरी लिखना शुरू कर दी थी। कितने साल के थे वो? 8 इयर्स के थे, सिर्फ 8 साल के थे जब से उन्होंने पोएट्री लिखना, शेर व शायरी करना स्टार्ट कर दिया था। और उनकी जो पहली पोएम पब्लिश्ड हुई थी तो वो तब उनकी उम्र कितनी थी? ओनली 16 इयर्स, यानी कि ओनली 16 साल के थे जब उनकी पहली पोएम पब्लिश्ड हुई थी। For his Tagore did not use his real name. टैगोर ने कभी भी अपना रियल नेम यानी ओरिजिनल नाम नहीं यूज़ किया था। देखो, एक चीज़ होती है कि जब भी कोई लेखक या कवि होता है जो शेर व शायरी करता है या लेसन लिखता है, तो उसका एक पेन नेम होता है। वो अलग से अपना नाम एक राइट करता है ताकि लोग उसको उस नाम से जाने और उसकी थोड़ी वाह वाह हो। तो ही यूज्ड अ पेन नेम भानु सिम्हा मेंट सन लायन। उन्होंने कौन सा नाम? भानु सिम्हा का पेन नेम यूज़ किया था। इसका मतलब क्या होता है? सन लायन, यानी कि तेजस्वी शेर, है ना। तो ये था हमारा पहला एक्टिविटी। तो इसके अंदर हमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है कि वो कब पैदा हुए, उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, फिर उन्होंने कब शेर व शायरी शुरू की, और कब उनकी पहली पोएम पब्लिश्ड हुई, और उन्होंने अपना पेन नेम क्या यूज़ किया था ना। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी में हमने इसके बारे में पढ़ा। यानी कि ये एक सिंबलाइज, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को सन लायन के नाम से सिंबलाइज किया गया है ना। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। हमारे आगे क्या लिखा है? If you publish a story or poem, what pen name would you choose? You can make your name as silly or as a serious as you wish. अब यहाँ क्या पढ़ा है कि आप भी ऐसी कोई भी स्टोरी
लिखिए जिसके अंदर आप अपना पेन नेम यूज़ करते, जैसे इसमें दिखाया है कि सिली भी आप पेन नेम यूज़ कर दे सकते हैं और सीरियस भी आप यूज़ कर सकते हैं ना। तो जब कोई भी शायर या पोएट अपनी कविता या लेसन लिखता है तो उसके सबक के नीचे, उस कविता के नीचे वो अपना पेन नेम भी यूज़ करता है ना। तो अब हम आगे की हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। तो अब हमारी एक्टिविटी 2, रीड द पोएम केयरफुली टू योर सेल्फ, मैक एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, यूज a dictionary, the internet, or your classmates who may help you to understand each word and idea in the poem. तो अब हमें जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके हिसाब से, यानी इसमें क्या कहा है कि आप इस पोएम को समझने के लिए डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो, प्लस आपके क्लासमेट्स का भी यूज़, यानी उनकी भी मदद ले सकते हो और अपनी टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए अब हम ये पोएम रीड करेंगे और समझेंगे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ डर नहीं होता वहीं हमारा दिमाग काम करता है। देखो, अब हमें सबसे पहले तो इसके बारे में ही समझना है कि जब इंसान के जहन में, इंसान के दिमाग में अगर एक डर होगा ना तो वो इंसान आगे कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। यानी विदाउट फियर, बिना डर के जो कोई काम करता है, बिना डर के कोई चीज़ सोचता है तो उसका माइंड हमेशा, उसका दिमाग हमेशा तेज होता है और ज़्यादा चलता है ना। तो अब हम हमारी जो पोएम है वो हम रीड करेंगे। ओके, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हाई हेल्ड हाई, जहाँ दिमाग को डर नहीं होता, विदाउट फियर, वहीं हमारे जो दिमाग के अंदर जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी सोच है हमारी, वो हमेशा क्या होती है, हाई होती है, यानी ऊंची होती है। अगर हमें कोई भी चीज़ का डर होगा तो इंसान डरता है कि ये चीज़ अगर गलत हो गई तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी कि एक मन में एक डर सा बैठ जाता है और दिमाग में, तो उसकी वजह से जो इंसान करना चाहता है वो नहीं कर पाता है ना। तो अब हमारी नेक्स्ट है स्टेंजा, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ नॉलेज को फ्रीनेसन मिलता हो, यानी कि जहाँ इल्म को, एजुकेशन को फ्री, यानी कि कोई चीज़ की चिंता नहीं, कोई चीज़ का डर नहीं, वो अपनी आज़ादी, जिसको नॉलेज को जहाँ आज़ादी मिलेगी ना वहीं नॉलेज हमारा आगे बढ़ेगा। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. अब इस स्टेंजा में क्या कहा है कि where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. अब यहाँ फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े, बाय नेरो यानी पतला, और डोमेस्टिक वॉल्स यानी घरेलू दीवारें, जैसे हम कह सकते हैं हमारी मन की दीवारें हैं, हमारे जहन की यानी हमारे दिमाग की दीवारें ने, हमारे अंदर भी एक हमारी जो बॉडी लैंग्वेज भी है, जो हमारा दिमाग है, दिल है, तो ये भी कैसा हमारी चार दीवारी के अंदर होता है। जैसे हम घर के अंदर चार दीवारी में रहते हैं, इस तरह हमारा जो जहन है वो भी चार दीवारियों में रहता है, प्लस हमारा मन जो है वो भी चार दीवारियों के अंदर रहता है। तो इसके अंदर वो बात कही है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ हमारे माइंड को डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हमारी सोच को आज़ादी होती है, वहीं हम अपनी आगे की चीज़ को सोच सकते हैं। नेक्स्ट एक स्टैंजा है, where words come out from the depth of the truth, यानी कि ट्रूथ यानी सच्चाई। अगर हमारे मन की सच्चाई के साथ अगर हम चलें तो हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हर एक चीज़ से लड़ सकते हैं। Where tireless striving
stretches its arms towards perfection. अब जो इंसान सतत मेहनत करता है, बहुत यानी कि दिल लगा कर काम करता है और दिन रात मेहनत करता है, तो उसको अपने जो मंजिल है वो पाने में ज़्यादा देर नहीं लगती और वो अपने परफेक्शन को बहुत ही जल्द हासिल कर लेता है, यानी उसे पा लेता है अपनी मेहनत और लगन की वजह से. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of that habit. अब इसके अंदर जो कहा गया है कि where the clearly stream of reason, यानी कि हमारी जो भी रीज़न है उसे लॉस्ट किए बिना हम अपने डियरेस्ट डिजर्ट सैंड, यानी कि जो भी हमारी गंदी आदत है, अगर हम सच के साथ होंगे तो जाहिर सी बात है हमें बहुत मुसीबतें आएंगी. और जो लोग यानी कि बुरी हैबिट रखते हैं या उनका दिमाग गंदा होता है, यानी उनके थॉट्स गंदे होते हैं, तो वो लोग कभी अपने परफेक्शन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, है ना. Where the mind is led forward by thee into ever wending through and action. और जब भी हमारा दिमाग सही दिशा में जाता है तो उसे अपनी हर एक चीज़ की यानी फैसला लेने की आज़ादी होती है और वो अपने दिमाग से सही तरीके से काम करता है और जिसकी वजह से वो हर एक चीज़ पर एक्शन ले सकता है. अब हमारा लास्ट स्टैंजा आया है. into that heaven of freedom my father let my country awake. यानी कि हमारा जो फ्रीडम है, हमारी आज़ादी जो है वो हमारी ही जन्नत है. और हमारी जन्नत यानी कि हमारी कंट्री है. जाहिर सी बात है ना कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ तो हमें प्रेम तो होता ही है, तो हम अपने देशवासियों के बारे में भी बहुत सोचते हैं. तो ये जो पोएटर है कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई ये पोएट है. तो वो कहते हैं कि हे ईश्वर, यानी कि ए ईश्वर, तू मेरे मुल्क के लोगों की मदद कर और हमारे जो देश के लोग हैं उन्हें सही दिशा में जाने की और सही इल्म हासिल करने की राह दिखा. तो ये बहुत ही अच्छी पोयम थी, रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई पोयम है. तो इसके अंदर भी हमें एक सिंबलाइज के तौर पर बहुत सी बातें जानने को मिली हैं. ओके, तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है कि मैच द वर्ड इन कॉलम ए एंड विथ देयर मीनिंग गिवन इन द कॉलम बी. अब ये कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं. मैंने अभी आपको जो पोएम पढ़कर बताई उसमें ये सारे वर्ड्स आए हैं. तो हमें कॉलम ए को कॉलम बी में क्या करना है? मैच करना है. तो मैंने बताया कि ये फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स का मतलब पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़े. तो पीसेस ब्रोकन ऑफ डेटेड. फिर स्ट्रेटिव यानी कि बिना डरे बिना वो करे हार्ड वर्क करने वाला यानी टू लेबर हार्ड. फिर डियरेस्ट तो चेयरलेस. डोमेस्टिक वॉल यानी कि हमारी जो रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स हैं वो सब, यानी ये आपको पूरा एक दूसरे के साथ कॉलम में जोड़ना है. अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो एक्टिविटी 5 है. तो अब हम इसमें क्या सीखेंगे वो हम पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ. ओके, दिस यूनिट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स. ये जो हमारा लेसन है वो उसका क्या नाम है? एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स. यानी कि हम लोगों को सिम्बॉल्स के थ्रू पहचानते हैं. यानी कि कोई भी बात जब कोई करता है तो वो एक सिम्बॉल्स के थ्रू बात करता है ना. तो a symbol is a word, image or object that represents something else, है ना. जैसा कि मैंने बताया कि सिम्बॉल्स जो है वो क्या है? वर्ड इमेज है. लफ्ज़ों के ज़रिए हम लोगों को उसकी हैसियत से उसकी इमेजेस से पहचानते हैं, है ना. जस्ट एज सन लायन represented stood for
टैगोर एंड योर पेन नेम रिप्रेजेंट यू, है ना। जैसे कि हमने जो हमारा फर्स्ट यूनिट की पहली एक्टिविटी है उसमें जो टैगोर के लिए यूज़ किया है सन लायन यानी कि तेजस्वी शेर, तो वो हमने किसके लिए सन लायन किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है, तो टैगोर के लिए यूज़ हुआ है। और टैगोर ने अपना पेन नेम भी इसी नाम से यूज़ किया है। Symbols are very common in poetry and stories. Tagore used them often in the line, है ना। अब देखो symbols जो है वेरी कॉमन है पोएट्री और स्टोरीज में, यानी कि लेसन यानी देखो जब भी कोई लेखक या कवि यानी कि पोएटर और ऑथर जब भी कोई लेसन या कविता लिखते हैं तो वो लोग अपना पेन नेम यूज़ ज़रूर करते हैं और ये कॉमन है, कॉमन सिंबल के लिए। और जो लेखक है तो वो अपनी पोएट्री में और स्टोरीज में जो है वो लास्ट लाइन में अपने पेन नेम का यूज़ करता है, और टैगोर ने भी अपने पोयम में किया हुआ है। Where the clear stream of reason has not lost its way into the desert sand of dead habit, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी लेसन के अंदर कुछ सिंबलाइज वाली बातें होती हैं तो उसे हम सिंबलाइज के थ्रू पहचान लेते हैं। टैगोर टेल अस दैट रीजन इज अ स्ट्रीम। Tagore think of reason as it is a stream. That stream is a symbol for reason, है ना। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर टैगोर ने रीजन के लिए स्ट्रीम वर्ड का यूज़ किया है, और स्ट्रीम का मतलब यानी कि वो अपनी जो सोच है उनकी क्या सोच थी कि लोगों को सोचने की आज़ादी हो, एजुकेशन हासिल करने की आज़ादी हो और विदाउट फियर उनका माइंड चले, है ना। तो ये था टैगोर का एक सिंबलाइज मैसेज। ओके, फिर नेक्स्ट, टैगोर रोट इंडियाज नेशनल एंथम एंड इज वेरी मच लव। देयर आर मेनी अदर सिंबल्स ऑफ इंडिया that are also loved by her people, है ना। अब टैगोर जो है वो अपने मुल्क से यानी इंडिया से बहुत मोहब्बत करते थे और इसीलिए उन्होंने बंगाली भाषा में उसके अंदर नेशनल एंथम लिखा, और जो हमारा सबसे बहुत ही यानी बोले तो बहुत अच्छा यानी हमारा सबसे जो नेशनल एंथम है वो हमारे मुल्क का ही नेशनल एंथम है। आप जानते हैं ना नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन अधिनायक, जो हम प्लेज में पढ़ते हैं। तो ये यानी और इस नेशनल एंथम से वो बहुत प्यार करते थे और हमारे मुल्क के लोगों से भी बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से हम कुछ चीज़ों को यानी कि सिंबलाइज के तरीके से हम जानते हैं। तो कंसाइडर द नेशनल बर्ड, ट्री, गेम, हाँ। तो अब इसमें क्या है, कंसाइडर द नेशनल बर्ड, अभी बर्ड के बारे में यानी कि पीकॉक, हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है, मोर है ना। तो मोर के अंदर उसके पीछ में कितने सारे रंग होते हैं। तो इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर भी अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग बसे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो विविधता में एकता रखने वाला मुल्क गिनाता है। ट्री है, गेम है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ सिंबलाइज है। अब गेम हमारे मुल्क की क्या है, हॉकी है ना। फ्रूट हमारे मुल्क का क्या है, मैंगो है, सबसे नेशनल फ्रूट, है ना। तो इस तरह से हम हर एक चीज़ को उसके सिंबल्स की वजह से पहचानते हैं। थिंक अबाउट द नेशनल एम्बलम और फ्लैग। थिंक अबाउट कलर्स और एनिमल्स दैट आर बिलीव्ड इन इंडिया। आप देखो ये लास्ट लाइन में कहा है ना, थिंक अबाउट। आप सोच सकते हो कि हमारे नेशनल एम्बलम में और फ्लैग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो नेशनल एम्बलम में हमारा क्या आएगा, तो 3 लायंस हैं। ऐसे तो वो 4 लायंस होते हैं, लेकिन एक लायन पीछे है,
छुपा हुआ रहता है तो हमें 3 लायन ही दिखते हैं। और जो हमारे एक कॉइन्स पर भी और हमारे फ्लैग के अंदर भी है उसको, यानी कि अब हमारे फ्लैग में कितने कलर है तो 3 कलर्स है ना। पहला कौन सा है, सैफ्रॉन है, फिर सेकंड वाइट है एंड लास्ट में ग्रीन है। तो ये तीनों रंग ऐसे ही नहीं हम तिरंगे में यूज करते, उसका भी मतलब होता है, उसका भी एक प्रतीक है, यानी कि चिन्ह की वजह से, जिसकी वजह से हम उसे सिंबलाइज करते कि ये हमारे तिरंगे के अंदर जो रंग है उनका कोई ना कोई मतलब है। और एनिमल्स दैट आर बिलीव्ड इन इंडिया, और हमारा जो नेशनल एनिमल है क्या है, टाइगर है। तो उसकी भी, उसके अंदर भी जो लकीरें हैं, आपने टाइगर तो देखा ही है ना, हाँ, तो इसी तरह से उसका भी एक सिंबलाइज तरीके से मैसेज दिया गया है। ओके, तो ये था हमारा पहला चैप्टर का 5 एक्टिविटी। अब हम आगे चलेंगे। ओके, हाँ, तो चलो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 8 है ना। तो अब मैं इस लेसन में आपको वही चीज़ें आपको मैं समझा रही हूँ जो आपके समझने की जैसी है ना। और तो बाकी सब आप कर ही सकते हो, इतने तो आप होशियार हो ही। तो जस्ट आ पोएम्स हैव सिम्बॉल्स एंड इंडिया हैज सिम्बॉल्स, स्टोरीज ऑफन हैव सिम्बॉल्स, too many stories use animals as symbols. For example, many stories use the lion and as a symbol of royalty. है ना, देखो आपको बताया गया है ना कि जब भी हम कोई भी चीज की बात करते हैं तो उसको हमको समझाने नहीं, जब कोई लेखक या पोएटर अपनी कविता को समझाता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ सिंबल्स डालता है। अब इसमें मेनी स्टोरीज यूज एनिमल्स एज सिंबल, यानी कि कभी कभी एनिमल्स को भी सिंबल बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी स्टोरीज द लायन इज यूज द लायन एज अ सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, यानी कि कभी, यानी मैंने ज्यादातर स्टोरीज में जो है वो लायंस को किसका सिंबल बताया गया, रॉयल्टी का, है ना, राजा यानी कि किंग। अब जाहिर सी बात है जो लायन है वो तो जंगल का जंगल का राजा ही है, तो उसको रॉयल्टी के लिए सिंबल्स यूज किया जाता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दैट अ लायन इज अ किंग, यानी कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी, यानी कि कुछ भी हो, लेकिन जो लायन है वो शेर रहता है। वो different people can given the same symbol for different meanings, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि different people, यानी कि अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीकों से एक दूसरे को सिंबलाइज के तरीके से उसका मीनिंग लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे, फॉर सम पीपल कैट्स सिंबलाइज, है ना। जैसे हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सम पीपल यानी कुछ लोग कैसा मानते हैं कि कभी बोलते हैं कि बिल्ली जो है वो अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ के लिए होती है, और कभी कभी उसको बैड लक भी मानते हैं कि जैसे अगर हम जा रहे हैं रास्ते में और अगर ब्लैक कैट जो है वो हमारा